एक ऐसा देश जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने पाबंदियां लगा दी, जहां हथियार खरीदने पर सख्त रोक थी, जहां की इकोनॉमी लगभग टूट चुकी थी। लेकिन आज वही देश मिसाइलों का ऐसा जखीरा रखता है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान जिसे कभी सिर्फ तेल के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसे दुनिया मिसाइल्स का बादशाह कहती है। तो आखिर कैसे बना ईरान मिसाइलों का बादशाह? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे 40 साल की उस मिसाइल यात्रा पर जिसने ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक मिसाइल्स पावर कंट्री बना दिया। तभी तो अमेरिका और इजराइल जैसे पावरफुल देशों के लिए ईरान किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। हालांकि जब आप ईरान के इतिहास को देखोगे तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी पाबंदियों और कम टेक्नोलॉजी के चलते वो आज मिसाइल का बादशाह कैसे बन बैठा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1980 से, जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी थीं। ईरान में कुछ ही समय पहले इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसमें शाह को गद्दी से हटाकर आयतुल्लाह खोमैनी सत्ता में आ चुके थे। अमेरिका और उसके साथी देशों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी माहौल में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन एक चाल चलता है। वो सोचता है कि ईरान अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, इसकी सेना बिखरी हुई है और ये मौका ईरान पर हमला करने का सबसे सही है। 22 सितंबर 1980 सद्दाम अपनी सेना को आदेश देता है और शुरू होती है ईरान इराक जंग। शुरुआत में इराक ने ईरान की सीमा पर हमला किया, लेकिन जल्दी ही उसने एक और खतरनाक स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने ईरान के बड़े बड़े शहरों पर स्कड मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए, जिसमें तेहरान, इस्फहान, अबादान जैसे शहर लगातार धमाकों से हिल उठे। बाजार, स्कूल, यहाँ तक कि रिहायशी इलाके भी सुरक्षित नहीं थे। इसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों घर तबाह हो गए। उस समय ईरान की हालत सोचिए कैसे हो गई होगी। लोग डर के साए में जी रहे थे। हर रात आसमान से आग बरसती थी, लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। ईरान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अमेरिका और यूरोप ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। मतलब ईरान कहीं से हथियार या मिसाइल खरीद ही नहीं सकता था, जबकि इराक को खुलेआम मदद मिल रही थी। अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, सबके सब सद्दाम को हथियार सप्लाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया मिलकर ईरान को खत्म करना चाहती हो। अब इसमें सोचने वाली बात यह आ जाती है कि भाई ईरान के पीछे आखिर इतने सारे देश हाथ धोकर क्यों पड़ गए थे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि शाह को हटाकर आयतुल्लाह खोमैनी ने सत्ता संभाली। यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि शाह अमेरिका का बहुत ही बड़ा दोस्त था। शाह के जमाने में ईरान, अमेरिका और यूरोप का भरोसेमंद साथी था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान खुलकर बोला, हम पश्चिमी ताकतों के गुलाम नहीं हैं। यहीं से अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इसके अलावा उसने डेथ टू अमेरिका जैसे नारे दिए और इजराइल का खुलकर विरोध किया। ईरान की इस्लामिक क्रांति से डर था कि उसका असर अरब देशों जैसे सऊदी, कुवैत, बहरीन में भी न फैल जाए। इसलिए अमेरिका और यूरोप ने इराक के सद्दाम हुसैन को एक दीवार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सद्दाम को पैसे, हथियार, तकनीक सब दिया ताकि वो ईरान को रोक सके। इसलिए ईरान पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया और ईरान को मजबूरी में डू और डाई यानी करो या मरो वाली स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी। इन्हीं हालात में ईरान के नेताओं और वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खुद अपने मिसाइल बनाने होंगे। ये सिर्फ एक हथियार का सवाल नहीं था, बल्कि ये ईरान के सर्वाइवल और इज्जत का सवाल था। यही वो पल था जिसने ईरान को मिसाइलों की राह पर धकेला। एक ऐसी राह जो आने वाले 40 सालों में उसे दुनिया से अलग बनाने वाली थी। दोस्तों, 1980 की उस भयानक जंग ने ईरान को एक बात साफ कर दी थी कि अगर हमें बचना है तो हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। लेकिन सवाल था कैसे, क्योंकि ईरान के पास न टेक्नोलॉजी थी, न रिसोर्सेज, और ऊपर से पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बनी हुई थी। ईरान ने सबसे पहले अपना जुगाड़ लगाया। उसने चोरी छिपे उन देशों से संपर्क किया जो खुद भी दुनिया की बड़ी ताकतों से टकरा रहे थे। लीबिया, जिसने अमेरिका के खिलाफ हमेशा खुलकर बोला। चीन, जिसने हथियारों की सप्लाई करके पैसा कमाने का मौका देखा। और सबसे बड़ा नाम नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, जो उस समय खुद आइसोलेशन में जी रहा था, वो ईरान का नेचुरल दोस्त बन गया
और नॉर्थ कोरिया ने ईरान को अपने पास मौजूद स्कड मिसाइल्स बेचे। ईरान ने इन स्कड मिसाइल्स को खरीदा, लेकिन ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे, बल्कि ईरानी साइंटिस्ट ने इन्हें खोल खोल कर पढ़ना शुरू किया। एक एक स्क्रू, एक एक वायर को ध्यान से देखा। यही थी उनकी स्ट्रैटेजी, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब दूसरे की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को समझो, उसकी कॉपी करो और फिर धीरे धीरे अपना वर्जन बनाओ। इस स्ट्रैटेजी का पहला नतीजा जो निकल कर आता है वो शहाब 1 और शहाब 2 मिसाइल्स था। ये मिसाइल्स नॉर्थ कोरियन स्कड की कॉपी थीं। हालांकि इनका रेंज ज्यादा नहीं था, सिर्फ 300 से 500 किलोमीटर। लेकिन हाँ, अब ईरान के पास भी दुश्मनों के शहरों पर जवाबी हमला करने की ताकत आ चुकी थी। दुनिया को ये छोटे छोटे मिसाइल्स भले ही मामूली लगे हों, लेकिन ईरान के लिए ये उसके पहले बच्चे थे, जिन्होंने उसे सिखाया कि अगर वो चाहे तो सबसे बड़ी तकनीक भी बना सकता है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ईरान ने इन मिसाइल्स को सिर्फ कॉपी करके ही नहीं छोड़ा, बल्कि उनमें धीरे धीरे अपनी इनोवेशंस डालनी शुरू कर दी, जैसे रेंज बढ़ाना, एक्यूरेसी सुधारना, फ्यूल टेक्नोलॉजी बदलना। और यही उनके साइंटिस्ट की असली जीत थी। दोस्तों, यही वो दौर था जब ईरान ने दुनिया को ये दिखाना शुरू किया कि हमारे रास्ते रोक सकते हो, लेकिन हमें नहीं रोक सकते। जब ईरान ने अपने पहले शहाब मिसाइल्स बना लिए तो दुनिया चौकन्नी हो गई। अमेरिका और यूरोप ने तुरंत नए प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान को अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी रहस्य और रोमांच से भरा है, द अंडरग्राउंड मिसाइल्स एम्पायर। ईरान जानता था कि वो अगर खुल्लम खुल्ला मिसाइल फैक्ट्रियां बनाता है तो अमेरिका या इजराइल उन्हें तुरंत तबाह कर देंगे। इसलिए उसने एक गुप्त मिशन शुरू किया, जिसमें उसने पहाड़ों को खोदकर उनमें सैकड़ों किलोमीटर लंबे सुरंग बनाए। हर टनल के अंदर मिसाइल असेंबली प्लांट्स, स्टोरेज रूम्स और लॉन्च पैड्स छुपाए गए। इन जगहों पर काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अक्सर अपने परिवार से महीनों तक नहीं मिलते थे। ईरान ने यह सब इतनी सीक्रेसी से किया कि CIA और मोसाद जैसी एजेंसीज भी बस अंदाजे ही लगाती रह गई। और कुछ समय बाद इन अंडरग्राउंड लैब्स से निकली नई मिसाइलों की पीढ़ियां लोगों के सामने आई। शहाब 3, जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर निकल कर आई। गार्ड, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर निकल कर आई। सेजिल, ये सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि मिसाइल को इंस्टेंट लॉन्च किया जा सकता है, यानी प्रिपरेशन में घंटों नहीं लगते। इस मिसाइल ने ईरान की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ईरान ने पहली बार अपने अंडरग्राउंड बेसेस को 2015 में दुनिया को दिखाया, जिसमें टीवी कैमरों को उन विशाल सुरंगों के अंदर ले जाया गया जहां कतार में दर्जनों मिसाइल्स रेडी टू फायर खड़े थे। ये फुटेज देखकर दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि अब ये साफ था कि ईरान के पास सिर्फ कुछ मिसाइल्स नहीं, बल्कि पूरा मिसाइल एम्पायर है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज मानती हैं कि आज ईरान के पास ऐसे सैकड़ों अंडरग्राउंड सिट्स हैं जिन्हें डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। और यही वजह है कि ईरान को कभी सीधा मिलिट्री स्ट्राइक करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो इन हिडन बेसिस से निकली हजारों मिसाइल्स पूरे रीजन को राख में बदल सकती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दुनिया ईरान को मिसाइल का बादशाह क्यों कहती है? क्योंकि मिसाइलें तो और भी देशों के पास भी तो हैं। तो चलिए इसे 4 बड़े कारणों से समझते हैं। आज ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें हैं। जी हां, आपने सही सुना, 3000 से ज्यादा। ये मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से कई गुना बड़ा आर्सेनल है। सऊदी अरब, UAE या इजराइल जैसे देशों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उनकी संख्या और वैरायटी ईरान के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकती। ईरान के पास हर तरह की मिसाइलें जैसे शॉर्ट से लॉन्ग रेंज तक मौजूद है, जैसे रेडीमेड कपड़े की दुकान। ईरान का शस्त्रागार सिर्फ संख्या में बड़ा नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी में भी है। जैसे अगर 300 किलोमीटर के दायरे में हमला करना हो तो फतह 110 है, और अगर 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच हमला करना हो तो शहाब 3 या घाद्र है। इसके अलावा अगर लॉन्ग रेंज जैसे 2000 या उससे ज्यादा किलोमीटर तक हमला करना हो तो सेजिल सीरीज की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइल्स जैसे सूमर और होवीजे जो टेरेन हगिंग उड़ान भर सकती हैं। अब तो ईरान ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन भी तैयार कर रहा है।
मतलब दुश्मन चाहे नजदीक हो या हजारों किलोमीटर दूर, ईरान के पास हर हाल का जवाब मौजूद है। ईरान पर जितनी भी पाबंदियां लगीं, उसने उनसे एक ही सीख ली, अगर बाहर से नहीं मिलेगा तो खुद बनाएंगे। मिसाइल इंजन, फ्यूल सिस्टम्स, गाइडेंस टेक, सब उन्होंने अपनी लैबोरेटरीज में बनाया। यहां तक कि कई बार साइंटिस्ट की मिस्टीरियस किलिंग्स हुई, तोड़ फोड़ भी हुआ, फिर भी रिसर्च नहीं रुका। आज हालत यह है कि ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए किसी देश की डिपेंडेंसी नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ईरान की एयर फोर्स बहुत कमजोर है। उसके पास पुराने जमाने के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ईरान ने इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने एयर फोर्स की जगह मिसाइल फोर्स को ही अपना प्राइमरी वेपन बना लिया। यही कारण है कि अगर कल को ईरान और किसी बड़ी ताकत का टकराव हुआ तो वो एयर स्ट्राइक के बजाय सीधे हजारों मिसाइलों की बारिश करेगा। अमेरिका और इजराइल कई बार ओपनली बोल चुके हैं, अगर ईरान के साथ सीधा युद्ध हुआ तो उसके मिसाइल्स पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देंगे। यानी दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की गिनती नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल पावर, जिससे ईरान का नाम सुनकर ही दुश्मन सोच में पड़ जाता है। और यही वजह है कि दुनिया आज ईरान को सिर्फ एक तेल का देश नहीं, बल्कि मिसाइल्स का बादशाह कहती है। दोस्तों, मिसाइल सिर्फ परेड में दिखाने के लिए नहीं होते, उनकी असली ताकत तब साबित होती है जब वो बैटलफील्ड में दुश्मन को सीधा हिट करे। और ईरान ने ये बार बार दुनिया को दिखा दिया है। साल 2020 जनवरी का महीना, अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े जनरल कासिम सोलेमानी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। पूरा ईरान गुस्से में था। दुनिया को लगा कि अब ईरान सिर्फ नाराजगी जताएगा, स्पीचेस देगा, लेकिन नहीं। 8 जनवरी 2020 की सुबह ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी एन अल असाद एयरबेस पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मिसाइल्स इतनी एक्यूरेसी से गिरी कि बिल्डिंग्स तबाह हो गई, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और दर्जनों को कंकशन व ब्रेन इंजरी हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अमेरिका उन्हें इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया। यह हमला दुनिया के लिए एक बड़ा शॉक था, क्योंकि पहली बार किसी देश ने ओपनली अमेरिका के बेस पर मिसाइल्स बरसाए, और वो भी बिना किसी रोक टोक के। जून 2019 में गल्फ ऑफ ओमन में 2 ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए, जिससे दुनिया भर की उंगलियां ईरान की तरफ उठी थी। इसके अलावा इसी ही साल सितंबर में सऊदी अरब की दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एरामको की फैसिलिटीज पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिससे कुछ ही मिनटों में सऊदी की तेल उत्पादन क्षमता आधी रह गई थी। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी पर पड़ा, जिससे तेल के दाम आसमान छू गए। ईरान ने सिर्फ अपनी सेना तक ही मिसाइलें नहीं रखी, बल्कि अपने एलाइज और प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी ये टेक्नोलॉजी दी, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया के मिलिशिया ग्रुप्स। इन सब के पास ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं। यानी अगर कल को ईरान पर हमला होता है तो जवाब सिर्फ ईरान नहीं देगा, बल्कि पूरे रीजन से मिसाइल्स की बरसात होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस देश की जिसे कभी दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि आज पूरी दुनिया उससे डरती है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज न हो तो भी दिमाग और जिद से सब कुछ मुमकिन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी तो पता चल सके कि आपदा को अवसर कैसे बनाया जाता है।